यह है अभिकारकों की सांद्रता। हमने सांद्रता के बारे में हल्का सा पढ़ा था इसमें, क्या किस प्रकार से सांद्रताएं होती हैं। तो पहले पॉइंट है बेटा इसमें कि जो अभिकारक होता है ना, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो ये क्या कहता है कि अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता घटने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी घटता है। जैसे जैसे इसकी सांद्रता घटेगी उस प्रकार उसका वेग भी घटने लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो अभिकारक है, यदि उसकी सांद्रता घटती है तो क्या होगा, उसका वेग भी घटेगा। और सांद्रता क्या होगा, बढ़ने पर क्या होगा, वेग भी बढ़ता है। यहां पर यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है और बी है, ये दो पदार्थ है बेटा हमारे पास। यदि हमने क्या किया, इनकी सांद्रता अधिक कर दी, मान लीजिए हमने क्या लिया, इसकी अधिक सांद्रता ले ली, इनकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, इसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, का वेग अधिक होगा। और ये फटाफट क्या बनाएगा, जल्दी बनाएगा प्रोडक्ट, उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, है ना, उत्पाद बनाएगा। यानी कि इनकी सांद्रता अधिक होने से क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग बढ़ा और जल्दी से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर हम क्या समझ सकते हैं कि जितना अधिक मात्रा में क्या होगा, अभिकारक होगा, उतनी अधिक मात्रा में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहां पर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इनकी सांद्रता अधिक होगी तो क्या होगा, उत्पाद अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और उत्पाद जल्दी बनेंगे। और यदि इनकी सांद्रता कम हुई तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, है ना, और उत्पाद देर से बनेंगे। तो ये था सिंपल एक लॉजिक इसका, कंसंट्रेशन का, सांद्रता का। ये सांद्रता यदि अधिक होगी तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, जैसे वेग हम निकालेंगे, मान लीजिए इस अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, तो वेग बराबर, वेग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। जितनी अधिक सांद्रता, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, ए और बी के एक्टिव मास। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, हमने इस अभिक्रिया का वेग निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। इट मीन्स यदि हम इसका क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, रेट, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। देखो, अब वेग निकालने का एक तरीका ये भी हो गया। एक तरीका तो हमारे पास क्या था, अभिकारक के पदार्थों में कमी वाला, है ना, और दूसरा क्या है, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो इनके प्रोपोर्शनल होता है। ये आगे काम आने वाला है बेटा, देखो, है ना। तो दूसरा तरीका हमारे पास वेग निकालने के लिए भी हो गया। मान लीजिए इसको हम यदि हम लिखेंगे वेग बराबर, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, तो वेग बराबर क्या होना चाहिए बेटा इसमें, यहाँ पर यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाए, माने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हमने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह हम के ले सकते बेटा, रेट कांस्टेंट, है ना, और एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये सभी लोग सीखना भी है इसको कि कैसे कैसे हम रेट निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, अभिक्रिया का वेग। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया ये है, ए प्लस 3C, ये क्या है बेटा, दोनों क्योंकि ये एरो से इस तरफ है तो ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इधर की तरफ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये वाले दोनों क्या है, इसमें रिएक्टेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर यदि हम रेट निकालना चाहेंगे, अभिक्रिया का वेग को हम रेट बोलते हैं ना, तो वेग बराबर वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अभिकारक की सांद्रताओं के समानुपाती, है ना। तो ये देखो समानुपाती, यानी कि ए के समानुपाती हो जाएगा। और बी देखो बेटा, यहाँ पर सी है, एक्टिव मास ऑफ सी, लेकिन इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3,
जो यहाँ संख्या होगी वो पावर में चले जाएगी, 3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि इसका वेग यदि निकालना चाहेंगे इस अभिक्रिया का, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम क्या निकाल सकते हैं, देखो वेग बराबर के और एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ सी ई पावर 3, ये हमारे पास वेग आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, वेग निकाल सकते हैं। तो एक तो क्या है, ये ध्यान रखना, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, पहला नियम ये है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो पहला पॉइंट था हमारे पास, अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो अभिकारकों की सांद्रता पर, पहला नियम क्या था, अभिकारकों की सांद्रता पर ज्यादा होगी सांद्रता तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, वेग अधिक होगा, और यदि कम सांद्रता होगी तो क्या होगा, वेग कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, देखो दूसरा है अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति। अभिकारक, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनकी प्रकृति, और दूसरा एडवर्टाइज में उत्पाद है उनकी प्रकृति, दोनों की प्रकृतियों के बारे में जब हम जानेंगे, वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों, उत्पादों और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो उनके बीच बॉन्ड बने हैं, 3 चीजों पर। एक तो क्या करेगा, अभिकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, और तीसरा नेचर ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड है उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, 3 चीजों पर निर्भर करेगा, ठीक है। देखो जैसे कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण तीव्र गति से होता है, और ये बहुत तेज गति से हो रहा है ना। और दूसरा कह रहा है कि यदि, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में धीमी गति से होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे मानो पर यदि हम देखें तो किस प्रकार से हमने NO लिया, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड थे, और यहाँ O2 के साथ इसने रिएक्शन की और 2NO2 बना दिया, ये क्या हुआ, फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड 2 लिए ऑक्सीजन के साथ, ये क्या हुआ, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो है, पर ये क्या हुआ, स्लो रिएक्शन है ना, स्लो हुआ। तो इनके नेचर पर डिपेंड करता है ना, इनके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अलग अलग है, ये क्या डिपेंड करता है, द रेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, जो इन रिएक्टेंटों में क्या है, बॉन्ड है, उस पर निर्भर करेगा, इनके बीच कैसे बॉन्ड है ना, उन पर निर्भर करेगा। तो ये ध्यान रखना, इन नेचर पर, इनके बॉन्ड पर नेचर पर निर्भर करता है ना। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल कह रहा है, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ NO to NO2 टेक्स प्लेस ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड होगी देन कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाने का, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड क्या होंगे, कोई तीव्र गति से होगा, कोई धीमी गति से होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, दूसरा है इसमें ताप का प्रभाव, जो ताप होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। देखो अधिकांश एक नियम है बेटा, कि यदि ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें स्वाभाविक क्या माना जाता है कि जैसे माना ताप बढ़ने से क्या होगा, जो यहाँ अणुओं की गति होती है, यहाँ जब गर्म करते हैं तो इनके अणुओं की गति बढ़ जाती है, और बढ़ जाती तो फिर एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। एक जनरल नियम है ना, साधारण नियम है इसका, कि यदि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो आपस में टकराते हैं और क्या करते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखो, ये कहता है कि ताप बढ़ने पर अधिकतर अभिक्रियाओं का वेग में वृद्धि होती है। जैसे ताप बढ़ेगा तो उसके अभिक्रियाओं के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना।
लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रियाओं का वेग 2 गुना से 3 गुना हो जाता है, यानी कि सीधे 1 गुना बढ़ जाता है 10 डिग्री बढ़ाने पर। केवल 10 डिग्री से सेल्सियस बढ़ाने पर ताप क्या हो जाता है, 2 गुने से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया वेग ताप पर क्या होगा, ताप के प्रभाव से को जो हम क्या कहते हैं आर्रहिनियस समीकरण, ये आर्रहिनियस ने दिया था बेटे समीकरण कि K इज इक्वल टू A और E की पावर क्या होता है EA अपॉन RT। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, है ना, इस समीकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आर्रहिनियस ने एक समीकरण दी थी जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये ताप बढ़ क्या होगा, इसके द्वारा जो है समझा जा सकता है कि ताप बढ़ने पर वेग के प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपल एक नियम याद रख लीजिएगा कि यदि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और 10 डिग्री पर क्या हो जाता है 2 गुने से 3 गुने हो जाता है। बस ये लाइन याद रखिएगा, है ना। दूसरा बेटा कैटलिस्ट, जो हमारे पास उत्प्रेरक होते हैं। बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रियाएं संपन्न होती नहीं है, लेकिन जैसे कैटलिस्ट डालते हैं वो अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है ना। यहाँ पर भी क्या होता है कि ऐसे पदार्थ, ये कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में क्या होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना। कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा होता है उत्प्रेरक विष। यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में क्या होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना, परंतु स्वयं में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, वो उत्प्रेरक है पहले, है ना। इनको डालने से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि निकेल कोई अभिक्रिया, या निकेल हमने जैसे मान लो उत्प्रेरक लिया तो ये अभिक्रिया का वेग तो बढ़ा देगा, लेकिन स्वयं की में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अपने आप ऐसे कैसे रहेगा, है ना। तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, और जिससे क्या होगा, अभिक्रिया कम ताप पर ही गति तीव्र गति से होने लग जाती है। यहाँ अभिकारक जो ये उत्प्रेरक होता है, ये क्या कर देता है, जो संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, और उससे क्या होगा, अभिक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लग जाती है। ठीक है, ताप कम भी होगा तब यह तीव्र गति से होने लगेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार के ये उत्प्रेरक वर्धक है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की वेग को घटा भी देते हैं, तो उनको उत्प्रेरक विष के बारे में कह सकते हैं। तो हम केवल उत्प्रेरक वर्धक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अभिक्रिया की जो अभिक्रिया का वेग है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, है ना। तीसरा है इसमें, नेक्स्ट है, सॉरी तीसरा नहीं, ठोस अभिकारक की सतह। देखो अभिकारक पदार्थ का जितनी सतह होगी, है ना, सतह का क्षेत्रफल होगा। जैसे अब देखो, मान लीजिए आपने एक टॉफी ली, है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक टॉफी ली, और जब हम उसको मुंह में रखते हैं बेटा, यदि हम इसको तोड़े नहीं तो ये काफी लंबे देर तक चलती है ना। धीरे धीरे यदि हम इसको चूसेंगे तो बहुत देर तक पिघलेगी नहीं। लेकिन अचानक हमने क्या किया, इस को लिया और हमने दांत से इसको तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो ये बहुत जल्दी जो है क्या हो जाती, गल जाती है, मुंह के अंदर जल्दी से गल जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी सेम ऐसे ही है जैसे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो निश्चित है, देखो यहाँ तो है ना। तो इसका केवल बाहर बाहर के कण क्या हो रहे हैं, पिघल रहे होंगे। लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, प्रत्येक छोटे टुकड़े का अपना एक पृष्ठ है, और इससे क्या होगा, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया, और ये अभिक्रिया क्या होगी, तुरंत खुल गया। तो ऐसे होगा कि या आप लोगों ने कपड़े देखे होंगे, कपड़े हम क्या कर देते हैं, कपड़े धुले और उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखो ऐसे, तो देर में सूखेगा। लेकिन जब हम उनको फैला के रखते हैं, ठीक है ना, फैलाया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा तो वो आसानी से जल्दी सूख जाता है। तो जिनका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, धीमी गति से
अभिक्रिया करेंगे, लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो जल्दी अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए आपने एक टॉफी को पानी में डाला, है ना, तो बहुत देर में घुलेगी, लेकिन उसका चूरा बना दो, बारीक पीस दो और फिर डालो तो तुरंत घुल जाएगा। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी तीव्र गति से होगी। तो ये क्या कहता है कि जिन अभिक्रियाओं में सभी अभिकारकों की भौतिक अवस्थाओं में एक समान नहीं होती है ना, वे विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और विषमांगी अभिक्रियाओं का वेग ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जो उसका क्षेत्रफल होगा उसके समानुपाती होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस अभिकारकों को हमेशा बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है, जिससे इनकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होने के कारण अभिक्रिया वेग अधिक हो जाता है। तो इसको हम एक ही लाइन में समझ सकते हैं, यदि सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, है ना। और जैसे ये कह रहा है कि अभिकारकों का जो क्या होगा को हमेशा क्या करते हैं, बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है ना, बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है। तो बारीक चूर्ण का क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होता है, सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए उसके साथ अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो ये है बेटा, सतह का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। इसको हम सीधे ऐसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। बेटा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली इसमें कि अलग अलग चीजों से क्या हो रहा है, यदि हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो अभिक्रिया के वेग प्रभावित हो रहा है। तो ये है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कि किन किन चीजों अभिक्रिया का वेग बढ़ता हो। देखो बेटा माध्यम है, एक नया ये है कि नेचर ऑफ द मीडियम। यदि अभिक्रिया का जो माध्यम है वो भी एक कारण है ना, तो ये कहता है कि यदि अभिकारकों की प्रकृति आयनिक या ध्रुवीय होती है, मान लीजिए जो अभिकारक पदार्थ हैं आयनिक या ध्रुवीय है, जैसे हमने कहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो तो ये तुरंत अभिक्रिया करेगा, है ना। इनकी कैसी प्रकृति हो, आयनिक हो या ध्रुवीय हो, दो ध्रुव बना रहे हो, जैसे HCl है तो एक ने नेगेटिव ध्रुव बनाया, एक ने पॉजिटिव ध्रुव बनाया, है ना। तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं आयनिक या ध्रुविक होंगे तो इनकी अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों से कराने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। यदि हमने क्या किया, ये दोनों ले लिए और हमने ध्रुवीय विलायक के लिए माना H2O लिए, इनमें दोनों की अभिक्रिया क्या होगी, अधिक होगी। ध्रुवीय या आयनिक जो हमारे पास क्या होंगे, अभिकारक होंगे, यदि हम इनको ध्रुवीय किसके साथ, ध्रुवीय विलायक के साथ घोलेंगे तो ये तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेंगे। जबकि क्या होगा बेटा, जबकि कह रहा है कि अध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, इनका वेग कम हो जाएगा। अभी अध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, इनका अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो अब हम समझ रहे होंगे कि अलग अलग माध्यम भी क्या करता है, इसको प्रभावित कर देता है, ठीक है। क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में अभिकारक आसानी से आयनित हो जाते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, आयनों के मध्य आकर्षण बल लगने लग जाता है और तीव्र गति से संपन्न होती है, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र गति से संपन्न हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यदि हमने ध्रुवीय पदार्थ लिया और ध्रुवीय विलायक में डाल दिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो अलग अलग चीजें हो रही ना, अभिक्रिया के वेग को अलग अलग चीजें प्रभावित कर रही। विकिरण का प्रभाव वैसे ये बहुत कम माना जाता है, लेकिन एक फिर भी कह सकते हैं ना, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग कम हो जाता है, विकिरण के कारण क्या होगा, कम हो जाता है ना। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनका वेग कम होता है, परंतु जैसे हम क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं का वेग
विशेष विकिरण व फोटोनों की उपस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया बहुत धीमी गति से हो रही, तो जैसे हम क्या डालेंगे उसमें विकिरण का प्रभाव डालेंगे या विकिरण या फोटोन के रूप में डालेंगे, तो वो अभिक्रिया उनका वेग बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि H2 और Cl2, ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे मान H2 कहा हमने, H2 प्लस Cl2, और इन्होंने HCl बनाना है, तो ये बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक पर फोटोन विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो रेडिएशन का भी प्रभाव होता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब दवाइयाँ पूरी तरह पैक आती हैं। पहले तो चमकदार रैपर में आती थी, अब पूरी तरह पैक आ रही है, यानी कि उनमें सूर्य का प्रकाश भी न पड़े, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई रिएक्शन न हो जाए, इसलिए दवाइयों में भी चेंजेस आ गए। तो ये है बेटा हमारे पास अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे, अभिक्रिया का जो कारक है, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनको आप लोग याद भी कर लेंगे, है ना। काफी बार पूछा जाता है अभिकारकों के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। दूसरा है हमारे पास, ये है वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक। इसको हम कैसे समझेंगे, देखो इसको समझना भी है। मान लीजिए एक अभिक्रिया हमारे पास है, ये अभिक्रिया इस प्रकार से दी हुई है, N1A प्लस N2B, इस सिंबॉलिक है बेटा, है ना, इस सिंबल दिए वैसे ही माना हुआ है। M कोई पदार्थ नहीं होता, जैसे M1 और C और प्लस क्या कह दिया M2D, यहाँ C छूटा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसके लिए मान लीजिए हमने एक अभिक्रिया ली, है ना। अब हम इसके लिए क्या निकालना चाहेंगे, वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, यानी कि रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। तो पहले हम अभिक्रिया का वेग देखते हैं। तो अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला था, इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा अभिकारक की पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होता है ना। ये अभिकारक पदार्थ है, इनकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए ये दोनों अभिकारक हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, और जो इसमें N1 लिखा है बेटा, इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ XY लिखा हुआ है इन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने घात को N1 और देखो लिखा हुआ है, फिर तभी लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। देखो क्या है, घातांक x और y स्टीचियोमेट्री है, गुणांक है, इसलिए N1 N2 के समान भी हो सकते हैं, है ना, ये इनके समान भी हो सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसको n की घातमान किया और b की पावर भी क्या किया, और N2 ऐसे लिख लिया। या हम वेग बराबर, जैसे कह रहा है कि स्टीचियोमेट्री के रूप में ले लेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ a की पावर x और b की पावर y लिख सकते हैं। यानी कि इससे पहले जो संख्या होंगी उनको हम पावर में लिख लेंगे, और वेग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ k कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ a की पावर x और एक्टिव मास a b की पावर y, ये हमने लिख लिया, है ना। तो इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, यदि हम इसको देखेंगे तो पहले हमने क्या निकाला था, ये निकला बेटा वेग, लेकिन एक वेग हम और भी निकालते थे, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग जब हम निकालते थे, तो औसत वेग कैसे निकालते थे, कि जो यहाँ पर अभिकारक है उनके उसमें कितनी कमी आई, तो उनके कमी को निकालते थे। तो यहाँ पर आता था माइनस डी और एक्टिव मास ऑफ आर, रिएक्टेंट की एक्टिव मास में कितनी कमी आई, और बटे में डी टी, ऐसे निकालते थे कि जो रिएक्टेंट है उसकी उसमें कितनी कमी आई और बटे डी टी। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया को देखेंगे तो ये भी अभिक्रिया का वेग है, ये भी अभिक्रिया का वेग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर रिएक्टेंट अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू क्या आएगा, के और एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने दो प्रकार की इक्वेशन बना ली, है ना।
तो देखो ये कहता है बेटा, देखो उपरोक्त जो दूसरी समीकरण है, सॉरी, ये देखो यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है देखो उपरोक्त समीकरण 2 का अवकलन वेग, डिफरेंशियल रेट जो है कहा जा सकता है, रेट ऑफ इक्वेशन कहा जा सकता है ना, कहा जाता है। के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है ना, जो वेग स्थिरांक या इसको हम क्या बोलते हैं, बी कांस्टेंट कहा जा सकता है ना। समीकरण 1 और 2 में वेग व्यंजक और वेग नियम कहलाते हैं। ये जो समीकरण नंबर 1 और 2 हमने बनाई, ये वेग व्यंजक या वेग नियम के रूप में कहा जाता है। तो इन्हीं को हम वेग नियम या वेग व्यंजक कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक और है, देखो यदि कह रहा है कि यदि मान लीजिए हमने कहा कि जो एक्टिव मास ऑफ ए है ये बराबर बी के हो जाए, एक्टिव मास ऑफ बी के हो जाए हो, तो वेग बराबर क्या होगा, बी हमारे पास के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम इसमें ऐसे देखें कि अभिक्रिया का वेग डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी और इज इक्वल टू हमने के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स माना था और बी की पावर वाई माना था। मान लीजिए बेटा ये दोनों बराबर हो जाए और इनका मान किसके बराबर आ जाए, बराबर ए के हो जाए, ये दोनों ए के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, ये अभिक्रिया का वेग है, ये हमेशा किसके बराबर होगा, के, यानी ये के बराबर हो जाएगा। सब क्या होगा, इनका मान एक एक हो जाए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है यदि माना ऐसी कंडीशन आती तो कहता है वेग स्थिरांक, अब इससे क्या होगा, वेग स्थिरांक की परिभाषा मिल जाएगी हमें, है ना। वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई 1 मोल पर लीटर हो, है ना। तो इसलिए वेग स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेट क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है इसको। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि हमने इनका स्थिरांक को 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा। तो ये कहता है कि वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया का वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा हमारे पास वेग स्थिरांक, ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है, तो इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो बेटा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब है वेग नियम। वेग नियम क्या क्या है, जो वेग नियम ज्ञात करना है कि वेग नियम क्या हो सकते हैं। देखो बेटा वेग नियम जो है का निर्धारण प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। पहला तो ये है, ये जो वेग नियम होता है ये प्रायोगिक आंकड़े होते हैं उनके आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। प्रायोगिक जो आंकड़े होंगे उनके आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहता है कि अभिकारकों की है एक निश्चित सांद्रता लेकर अभिक्रिया प्रारंभिक वेग ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई अभिकारक है और उसकी निश्चित सांद्रता ले ली, माने ए पदार्थ हमारे पास, हमने इसकी निश्चित सांद्रता ले ली, तो जो निश्चित सांद्रता क्या होगा लेकर अभिक्रिया प्रारंभिक वेग ज्ञात किया जाता है। तो प्रारंभिक वेग देखेंगे तो प्रारंभिक वेग, मान लीजिए ए पदार्थ हमने लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ अभिक्रिया, है ना। और जैसे अभिक्रिया होनी शुरू होगी तो प्रारंभिक जो वेग होगा वो बहुत तीव्र गति से होने लगेगा। पहले शुरुआत में क्या होगा, बहुत तेज गति से, है ना। फिर क्या करते हैं, किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांद्रता एक निश्चित गुणांक में परिवर्तित करके वेग प्रारंभिक वेग ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमने दो अभिकारक लिए, है ना, एक की सांद्रता स्थिर कर दी तो दूसरे का वेग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसके पश्चात क्या होगा, दूसरे अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए पहले वाले अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित करते हैं करके प्रारंभिक वेग ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर दो चीजें बेटा, जैसे माना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो अभिकारक ले लेते हैं, जैसे माने एक अभिकारक ए है और एक बी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो अभिकारक हैं,
तो हम क्या करेंगे, इनकी सांद्रता स्थिर रख दी जाती, इसकी सांद्रता घटाई बढ़ाई नहीं जाती, और इसका वेग ज्ञात किया जाता है, इसको यानी इस बी को बढ़ा देंगे, तो उससे हमें क्या पता लगेगा, बी की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी, बी ज्ञात हो जाएगा। फिर इसकी सांद्रता को स्थिर किया जाता है, स्थिर सांद्रता का मतलब इसमें और पदार्थ नहीं डाला जाता, बी को कांस्टेंट कर दिया, जैसे 5 ग्राम कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, लेकिन इसकी सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ए का जो पहले वाला उसका वेग निकल आएगा। इस प्रकार से वेग नियम कहता है कि एक की सांद्रता को स्थिर रखेंगे तो दूसरे का हम क्या करेंगे, वेग निकाल लें। ठीक है, देखो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वेग नियम का निर्धारित किया, जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त होंगे उनको हम वेग नियम निर्धारित कर सकते हैं, है ना। जैसे देखो एक रिएक्शन दी है इन्होंने, रिएक्शन दी हुई है कि 2A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, है ना। इसको 300 केल्विन पर, है ना, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर ऑब्टेन, ठीक है ना। और ये कुछ हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन मिले, जैसे देखो इसको यदि हम देखेंगे, सीरियल नंबर 1 है बेटा, तो यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर भी कितना है, 0.01 है, मोल पर लीटर है ना, दोनों मोल पर लीटर। और यहाँ पर जो इसका रेट आता है, ये आता है 6 × 10⁻, इतना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी है एक प्रकार का, ठीक है ना। दूसरा यदि देखेंगे, दूसरा सीरियल नंबर दूसरे में देखा, इसका कितना है, 0.4 है। हमने ए का क्या बढ़ाया, वेग बढ़ाया, सांद्रता बढ़ाई, देखो ए की सांद्रता हमने बढ़ाई, तो बी को कांस्टेंट रखा, बी को क्या किया, कांस्टेंट, या 0.1 था तो इसको 0.1 ही रखा। अब देखो इससे क्या होगा, इससे हमें ए की सांद्रता प्राप्त होगी, तो यहाँ इनिशियल कांस्टेंट ए है। फिर हमने क्या किया, देखो फिर हमने ए को कांस्टेंट किया, देखो बेटा ए 0.1 लेके आए, लेकिन बी को बढ़ा दिया, इससे क्या होगा, बी की क्या पता लगेगा, हमें बी के बारे में पता लग जाएगा कि बी का रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से, एक मिनट है, किस प्रकार से जो है क्या होगा, वेग ज्ञात किया जा सकता है। देखो अब ये कह रहा है, देखो बेटे यहाँ पर सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से कह रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी, देखो जो कंसंट्रेशन है बी की, है ना, बी की कंसंट्रेशन है केप्ट कांस्टेंट, ये हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। देखो यहाँ पर यदि हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे कि कह रहा है, ये ऑब्जर्व किया गया कि यदि हमने बी की, ये पहले तो दोनों की कंसंट्रेशन ये थी 0.1, तो हमने क्या किया कि बी की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या किया, केप्ट कांस्टेंट, उसको क्या रखा, स्थिर रखा, कह रहा है ना। एंड दैट ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स, देखो जो ए होगा वो 4 गुना बढ़ जाता है बेटा। यदि हम बी की सांद्रता को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो जो ए है उसका जो क्या होगा, रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो 4 गुना होगा, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, है ना, 4 गुना हो जाएगा। द रेट ऑल्सो इंक्रीज 4 टाइम्स, और 4 गुना बढ़ जाएगा अभिक्रिया का वेग। तो यदि हमने क्या किया, बी को कांस्टेंट किया, ठीक है ना। दस द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ए, वो जो कंसंट्रेशन ए है उसकी, उस पर निर्भर करेगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो व्हेन द कंसंट्रेशन ए इज केप्ट कांस्टेंट, यदि हम ए को कांस्टेंट कर दें, ए को हमने कांस्टेंट कर दिया, देखो 0.1 लिया है, अब इसका रेट ऑफ क्या कर दिया, अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट कर दिया, तो ये क्या कहता है, देखो एंड बी इज, देखो बी इज मेड 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। द रेट इंक्रीज 9 टाइम्स, और जो रेट होगा उसका 9 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। बी 3 गुना हो जाता है, लेकिन उसका रेट क्या होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो thus the rate of reaction depend upon the second power of concentration of B,
बी की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, है ना। दस द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं कि रेट जो अभिक्रिया का वेग होगा ये होगा के एक्टिव मास ऑफ ए, क्योंकि यहाँ देखो ए और बी है ना, तो ये देखो ए और बी और एक्टिव मास ऑफ बी पे डिपेंड करेगा, है ना। और यदि हम स्टोइकोमेट्री देखेंगे तो बी की पावर 2 होगा, क्योंकि इसको बी का क्या हो रहा था 3 गुना हो रहा था, 3 गुना, लेकिन 3 की पावर क्या होगी 2, तो इसलिए तो 9 गुना हुआ था, हमने 9 गुना बोला ना इसको, तो 9 कैसे हुआ, देखो बी की पावर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत किया वर्ड है, ये 2 भी होना था, है ना। चलो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये यदि पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये था बेटा वेग नियम। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर निकालना होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ आ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक तो अभिक्रिया की कोटि होती, ठीक है, और एक होता है आणविकता, यानी इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। तो कोटि क्या करती है बेटा, अभिक्रिया की कोटि ये कहता है किसी अभिक्रिया का के वेग नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता के पदों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, देखो मान लीजिए हमने कहा ए की पावर या n1 प्लस ए और n2 बी हमने कहा, और ये प्रोडक्ट बना है। अब हम इसकी कोटि निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या निकालना होगा, रेट। रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट बराबर क्या आएगा, के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2। तो इसमें जो ये n1 n2 है बेटा, इनको जोड़ देंगे, जो घातांक है इनके, ये कह रहे ना किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों, देखो ये सांद्रता पदों के घातांक, ये एक्टिव मास ऑफ ए है, इसके पद के घातांक कितने हैं n1 है, के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे n1 प्लस n2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, कोटि हो जाएगी। मान लीजिए इसको ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना, 2a प्लस 3b ऐसे लिखते हैं, है ना, और इसकी हमने सांद्रता रेट निकाला, तो रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2 हो जाएगा और बी की पावर 3 हो गया, मान लीजिए ये हमारा। तो इसकी कोटि क्या होगी, तो इन घातों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 बराबर कितने रहेगी, 5 कोटि, है ना। अभिक्रिया कोटि इस प्रकार से हम निकालेंगे, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सांद्रताओं के पदों के घातांकों का योग, ठीक है। दूसरा कहता है बेटा देखो, वेग नियम व्यंजक प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है, जो व्यंजक का जो प्रयोग होगा प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है। यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में होती है, अलग अलग पदों में होती है, तो क्या होगा, तो जो सबसे धीमा पद होगा वही वेग निर्धारण करेगा। माना इसमें अलग अलग स्टेप में होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टेप बहुत स्लो धीमी गति से हो रहा है वही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, उसी से हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, ठीक है। अतः अभिक्रिया कोटि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया सकते हैं, ये देखो ये परिभाषा है इसकी, है ना। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग, है ना, निर्धारित पद की वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये परिभाषा याद रखते बेटा, है ना। बाकी तो ये सब समझाया गया कैसे कैसे हुआ, लेकिन लास्ट एसेंस हमारे पास ये है, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण
में सांद्रता पदों की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसको हम लिख लेंगे, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा कोटि। तो कोटि है हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। इस कोटि के बारे में हम डिटेल कल बताते हैं आप लोगों को।